जनगणना की बात कर रहे हैं और तो जरूरी है, होना भी चाहिए। हम हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं देश के तमाम संसाधनों में, सत्ता में, नौकरी में, व्यवसाय में, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद करो, इस बार कम से कम चुनाव का मुद्दा ये भारत का संविधान, इसकी रक्षा और जाति जनगणना पहली बार बना। इसके लिए उन नेताओं का धन्यवाद जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया। पहले ये तो बता दो तुम सुनने के लिए तैयार हो या थक चुके हो? सुनाए किसको? अनफॉर्चुनेटली जिन मुद्दों को लेकर आज ये सेमिनार हो रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे ओबीसी के इश्यूज हों, इन मुद्दों के समाधान में, कृष्णा जी प्लीज, इन मुद्दों के समाधान में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बाधा बन गए हैं। दुख भी आपका है, दुख देने वाले दूसरे हैं और दुख को जारी रखने वाले आप लोग हैं। दुख से निवारण का मार्ग तो हमारे महापुरुष दे गए, लेकिन एक हम हैं जो दुख से मुक्ति चाहते ही नहीं। हमारे दिमाग से गुलामी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हमारा प्रतिनिधित्व हमारी जनसंख्या के परसेंटेज से कम 3 गुना है, लेकिन उस पर आप कभी बात नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी माय डियर, या तो मैं क्लोज कर देता हूं या फिर 2 मिनट दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और तो जरूरी है, होना भी चाहिए। हम हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं देश के तमाम संसाधनों में, सत्ता में, नौकरी में, व्यवसाय में, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब लोग कावड़ लेने जाते हैं तो उसमें 99% लोग एससी, एसटी, ओबीसी के जाते हैं। कथावाचकों को सुनने के लिए 90% से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जाते हैं। मंदिरों के बाहर लाइन लगे हुए लोगों की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग 95% मिलेंगे। लेकिन मंदिर में चढ़ावा का हिस्सा जिसको मिल रहा है वो तो 100% स्वर्ण जाति का है। देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वाइस चांसलर हैं, जो देश की यूनिवर्सिटीज को चलाते हैं और उनका प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट जिनके कंट्रोल में है, वहां तो 98% वही लोग हैं। संसद के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभाओं में कम से कम 50% एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। लेकिन जो लोग संसद के अंदर हैं या विधानसभाओं के अंदर हैं, क्या वो जाति जनगणना के मुद्दों पर या एससी, एसटी, ओबीसी के मुद्दों पर कभी आपने उनको सड़क के ऊपर या संसद के अंदर लड़ते हुए देखा है? इक्का दुक्का लोग, हमारे सांसद और हमारे विधायक, इक्का दुक्का लोग कभी कभी सदन के अंदर इस मुद्दे पर बोल देते हैं, रस्म अदायगी कर देते हैं। लेकिन अगर देश की संसद के अंदर तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, अगर वो जाति जनगणना, हिस्सेदारी, भागीदारी को लेकर संसद में खड़े हो जाए
और वो कहे तब तक देश की संसद चलेगी नहीं जब तक जाति जनगणना हिस्सेदारी भागीदारी के लिए सरकार सहमति नहीं देती। उसी दिन सरकार घुटनों पर आकर हमारी इस मांग को स्वीकार कर लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम किया है, ये तो खुशी की बात है, लेकिन जिसकी जनसंख्या देश के अंदर लगभग 88 से 89% है, वो इतने छोटे से इस हॉल के अंदर उसकी 80% कुर्सियां खाली हैं। ये ओबीसी के मुद्दों पर ओबीसी के लोगों की गंभीरता को दर्शाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा एससी एसटी ओबीसी की समस्याओं के लिए एससी एसटी ओबीसी के लोग जिम्मेदार हैं। आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहते, आप अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं चाहते। अभी पी विल्सन साहब कह रहे थे स्ट्रीट्स पे आना होगा फाइट के लिए। भैया आना तो होगा, आएगा कौन आएगा? जब एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने अधिकार के लिए रोड पे आना ही नहीं चाहते, जितने भी प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते हैं उसके अंदर भी वो संख्या नजर नहीं आती, तो फिर ये समाधान समस्याओं का होगा कैसे? ये तो धन्यवाद करो, इस बार कम से कम चुनाव का मुद्दा ये भारत का संविधान, इसकी रक्षा और जाति जनगणना पहली बार बना। इसके लिए उन नेताओं का धन्यवाद जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया। लेकिन मैं उन नेताओं से निवेदन करता हूं जहां जहां उनकी सरकारें हैं, कम से कम पहले जाति जनगणना और हिस्सेदारी भागीदारी अपनी सरकारों के अंदर वो लागू करवा दें और उसके बाद संसद में कहें कि देखो हमने जहां हमारी सरकारें वहां लागू कर दिया, अब जहां केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की सरकारें हैं वो भी इसको लागू करे तो ईमानदारी से दबाव बनेगा और इन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आप जितने लोग हैं कम से कम वो ध्यान से सुन रहे हैं। ज्यादा सब लोग अगर गंभीरता से इस मुद्दे पे इकट्ठे होंगे तो इस मुद्दे पे लंबी चर्चा करेंगे। मेरे पास तो बहुत लंबा डाटा है, उस डाटा पे पूरी बात करने के लिए तो कम से कम 40 मिनट का पीरियड चाहिए। कॉलेज के अंदर भी क्लास जो होती है कम से कम 40 मिनट की होती है, स्कूल के अंदर भी 35-40 मिनट की होती है। अपने एक टॉपिक को समझाने के लिए टीचर को 40 मिनट का टाइम चाहिए। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए इसकी जड़ में जाना जरूरी है। हम लोग बीमारी को तो कह रहे हैं बीमारी ठीक होनी चाहिए, कह रहे हैं ना बीमारी ठीक होनी चाहिए, लेकिन बीमारी का कारण असली क्या है, उस कारण की असली इलाज क्या है, उसको हम खोजने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जब डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आती, वो दवाई दे देता है, मरीज दवाई खा लेता है, उसको आराम नहीं लगता, तो वो डॉक्टर भी उसकी बीमारी का असली कारण जानने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए अनेकों प्रकार के ब्लड टेस्ट और दूसरे तरह के टेस्ट करवाता है। और जब टेस्ट करके उसको पता लग जाता असल कारण क्या है बीमारी का, फिर वो उसका इलाज करता है तो मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग बीमारी का असल कारण जानने की बजाय हम बिल्कुल उस कबूतर की तरह कर रहे हैं जो कबूतर बिल्ली को सामने आने पे आंख मींच लेता है और बिल्ली उस कबूतर को खा जाती है। भैया आंख मींचने से काम नहीं चलेगा, बीमारी का कारण जानो, उस कारण का निदान करो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आज और ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार, जय हिंद।